और उसके बाद आपके मतलब 2 बेटियां हैं? जी 2 बेटियां हैं। अच्छा, तो ये सारा पारिवारिक सुख लेते हुए ये मोड़ जब आया तुम्हारे जीवन में, जब तुमको ये पता चला कि तुमको कैंसर है, ये कैसे पता चला और मतलब क्या प्रतिक्रिया, मतलब कैसा तुमने उस समय? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी पता चला सेल्फ चेकअप, बिकॉज ऑफ सेल्फ चेकअप। पढ़ती रहती है कि शुरू से मैंने बताया ना कि मैं तो रोटी बेलते हुए भी पढ़ाई पढ़ती रहती थी, मतलब कोर्स की किताब नहीं पढ़ती थी, उपन्यास पढ़ती थी। तो उसी तरीके से भी मिल गया तो पढ़ती पढ़ती थी। तो इसमें एक हमेशा पढ़ती थी हेल्थ कॉलम में कि महिलाओं को अपना बदन जो है, और खास करके कैंसर के उसमें, कि अपने ब्रेस्ट को जो है वो हमेशा चेक करते रहना चाहिए। ब्रेस्ट और आर्मपिट है तो कहीं कोई गांठ, या बदन में ही कहीं पे भी कि कोई गांठ या कुछ तरह का है। तो ये मुझे मैंने महसूस किया था कि मेरे बाएं ब्रेस्ट में एक चने के दाल के साइज का जो है कुछ एक ग्लैंड है, और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मैं टाइम टू टाइम जो है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम औरतें, पढ़ी लिखी हुई औरतें जो हैं वो बेवकूफ होती हैं कि जब ब्रेस्ट या यूट्रस ओवरी की बात होती है तो हम सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास दौड़ते हैं। तो मैं भी गायनेकोलॉजिस्ट के चक्कर बॉम्बे में लगाए, चेन्नई में मेरा ट्रांसफर हुआ तो वहां पे मैंने लगाए, और सबने यही कहा कि आफ्टर 40 जो है ना बदन में 36 गांठें पड़ती रहती हैं औरतों की, जो सब नॉर्मल है। खैर बाद में जो है, लेकिन वो ग्रो होता रहा और फिर एक दिन वन फाइन डे जो है, फिर मैं फिर से हॉस्पिटल में फिर से गायनी के पास पहुंची, थैंक्स टू दैट नर्स। गायनी नहीं थी और नर्स ने कहा कि व्हाई आर यू हियर, यू डायरेक्टली यू गो टू ऑन्कोलॉजिस्ट एंड मीट ऑन्कोलॉजिस्ट, वहां जाइए क्योंकि ये भी आपको वहीं भेजेंगे, ये उनके बस का, ये उनके डिपार्टमेंट का रोग नहीं है। तो फिर मैं कैंसर डिपार्टमेंट में गई और वहाँ डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने फिर वो जो है वो उसके बाद तो जो चीजें होती है कि मैमोग्राफी, सोनोमेमोग्राफी और बायोप्सी और ये सब जो है। तुम जब गई थी तो अकेले गई थी या तुम्हारे साथ था कोई? मैं सारे काम जो मुझे ये बहुत खराब लगता है कि मेरे साथ साथ कोई एक बंदा जो है घिसटता हुआ अपना काम धंधा छोड़ करके उसका समय मैं किल करती रहूं। तो अनलेस एंड अनटिल की कोई इमरजेंसी, कोई जरूरत ना हो, मैं हर जगह अकेले जाना आना पसंद कर। मैं तो नौकरी करने के लिए कलकत्ता से दिल्ली एक बैग लेकर के अकेले चली आई, दिल्ली से कलकत्ता बॉम्बे जो है वो एक बैग उठा के चली आई। तो ये हॉस्पिटल, ये तो रेगुलर चेकअप था। मैं तो ऐसी किसी काम, दूसरी चीजें कुछ दिखाने, गला वाला दिखाने गई थी, तब तक भी मुझे याद आया कि अरे ये भी दिखा लेते हैं, और वो दिखाने गई। तो तब उसके बाद फिर जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये सब रेफर किया, और लकीली कह सकते हैं कि संयोग अच्छे थे। उसी दिन जो है वो मेरे बायोप्सी वगैरह सब हो गया। अब बायोप्सी होने के बाद जो तकलीफ थी, मैं लगभग बेहोश सी हो गई थी। उसके बाद मैं बैठ करके जब मैं आई और उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो कोई ऑटो नहीं मिल रहा था, तो मैं एक गाड़ी का सहारा लेकर के मैं खड़ी हो गई थी। और उस दिन मैं ड्राइव करके नहीं गई थी, ये भी एक अच्छी बात हुई थी, नहीं तो शायद मैं ड्राइव करके लौट नहीं पाती। अब तुमने दूसरे फोन करके किसी को क्यों नहीं बुलाया? नहीं, मुझे लगा कि नहीं छोड़ो यार, देखते हैं कितनी हिम्मत है, जोर देखता ना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। फिर तो मैं, लेकिन उसका देखो, उसका खूबसूरत पहलू देखो, नहीं बुलाया तो उसका खूबसूरत पहलू देखो कि अंत में फिर एक ऑटो वाला आया। उसने कहा कि, मैंने कहा भैया जरा छोड़ दो वहाँ। तो कहता है कि आपने अंदर से क्यों नहीं लिया? हमने कहा अंदर से कोई सुन नहीं रहा है और मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरी अभी जो है ना थोड़ा वो ट्रीटमेंट हुआ है, मैं एकदम बेहोश हो रही हूँ, बहुत तकलीफ है, छोड़ दो। तो उसने मेरा चेहरा देखा, उसको लग गया होगा कि सही में ये पेन में है। वो आया, छोड़ गया, और जब तक मैं लिफ्ट मेरी आई नहीं और लिफ्ट का दरवाजा खुला और बंद नहीं हुआ, तब तक वो ऑटो वाला वहीं पे खड़ा रहा। जब दरवाजा बंद हुआ तब वो लौटा करके गया। तो ये जो मानवीयता है ये कहीं ना कहीं छूती है। इसलिए मैंने कहा कि ये सुखद पहलू था, ये अनुभव मैं अगर बुला लेती तो नहीं मिलता। हाँ, तुम सही कह रही हो, और ये पहलू भी हमें तब देखने को मिलते हैं जब हम डेयर करते हैं। मतलब जब हम खुद ही प्रोटेक्टेड माहौल में रहेंगे तो दुनिया क्या देखेंगे? दुनिया के ये खूबसूरत पहलू हमें तब देखने को मिलते हैं जब हम खतरों में जाते हैं तो अच्छे लोग आते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो तो फिर ये इसके बाद? हाँ। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद तो जो है वो करा के मुझे दूसरे दिन भोपाल जाना था अपने ऑफिस के काम से, और बहुत कुछ बड़ा ही काम था, बड़ा इंस्पेक्शन वगैरह सब, वो बहुत हेवी इंस्पेक्शन था। मैं उसमें जा करके मैं गई और मैं भूल गई
क्योंकि काम का प्रेशर इतना था। रात में अचानक मुझे ख्याल आया कि जिस दिन रिपोर्ट आनी है, तो उस दिन हमारे ऑफिस की जो एक फैमिलियर गेट टुगेदर पार्टी वार्टी होती है, सारे बड़े ऑफिसर्स आए हुए थे, वो चल रही थी। फिर मैंने फोन किया अजय को, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो जो है वो रिपोर्ट पॉजिटिव है और तुम आ जाओ, तो फिर मैं बात करते हैं। सुन लिया मैंने, क्योंकि मैं उसके बाद क्या ना, मैं बहुत रिलैक्स थी। हमने कहा कि चलो कुछ तो निकला। मेरे मन में ये है, क्योंकि मैं बचपन से बहुत ऐसी चुटपुट बीमार रहती थी, और सब डॉक्टर कहता था कुछ नहीं है सिवाय एक टॉन्सिल के, और कुछ नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि चलो कुछ तो निकला। और उसके बाद फिर मैं वो पार्टी में शामिल हो गई। दूसरे दिन जो है वो जो अपना ऑफिस का था वो सब सारा इंस्पेक्शन विक्शन करके फिर रात में घर लौटी, और फिर दूसरे दिन जाकर के जो है फिर हॉस्पिटल गई। फिर तो डॉक्टर ने पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया कि ऐसे करना है, वैसे करना है, और फिर अकॉर्डिंगली जो है मैंने उसको वो कर दिया। तो एक जो बात है पूछने के लिए, जो पूछना चाहते हैं वो ये, औरत के लिए जो ब्रेस्ट है, जहाँ वो कैंसर आपको, तो ये बहुत मतलब संवेदनात्मक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, दोनों तरह से मतलब बहुत नाजुक पहलू है। और इसको खोना या इस पे किसी तरीके का आघात, तो इसको हैंडल करना, इसका सामना करना बहुत मुश्किल है। इसको कैसे आपने संभाला? हाँ, मैं अब इसमें 2-3 चीजें, क्योंकि ये सवाल बहुत ही कॉमन है और बहुत जरूरी सवाल है, और मैं इसको जरूर एड्रेस करना चाहूंगी। यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे होंगे, मैं उनको भी बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो एक मेडिकली मैं बताना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब हमेशा ब्रेस्ट रिमूवल नहीं होता है। तो एक तो इस चीज से लोगों के उबरने की जरूरत है, इस सोच से कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब ब्रेस्ट काट दिया, वो नहीं होता है। ये डिपेंड करता है केस टू केस, कि हर केस कैसा है, किस स्टेज का है, किस ग्रेड का है, पेशेंट की अपनी फिजिकल कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीजें। तो जैसे मेरे केस में मेरा ब्रेस्ट रिमूवल नहीं था, मेरा कंजर्वेटिव, सिर्फ वो गांठ निकाली गई थी। तो ऐसे, तो एक सबसे पहले ये समझने की बात है कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब ब्रेस्ट रिमूवल नहीं होता है। ये मेडिकल आपने बताया, क्योंकि ज्यादातर यही सोचा, हम भी यही सोचते थे कि ये पता चला, आपसे पता चला ये बात जो है। जी हाँ, वो डॉक्टर बता देते हैं, हाँ, लेकिन जो डॉक्टर तक जाता कौन है? हम लोग तो पहले से डरे रहते हैं कि हाँ हाँ। दूसरी चीज, अब जो जिस संवेदनात्मक और भावात्मक बात आपने कही है, तो मैं उसमें ये बताती हूँ कि जो हमको मान दिया जाता है कि ब्रेस्ट औरत के जिस्म का सबसे खूबसूरत अंग है। हाँ, तो मैं इसमें मान के चलती हूँ कि ये मर्दवादी सोच है। वो मर्दवादी सोच जिसने औरत को एक भोग की वस्तु बना दिया है, वो जो क्या उसको 36, 28, 34 वाला जो खाका जो मानते हैं ना, वो बना दिया है। इसलिए जो है हम भी, और चूंकि वो सोशल कंडीशनिंग ऐसी की जाती है कि औरतें, लड़कियां भी सोचने लगती हैं कि अरे मेरे ब्रेस्ट नहीं हुए, या बहुत बल्कि हेवी ब्रेस्ट नहीं हुए, या बहुत उन्नत वक्ष नहीं हुए, तो मेरी तो खूबसूरती का कोई मतलब ही नहीं है, मेरा तो कुछ मतलब मैं तो अपूर्ण हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं अब फिजिकली मैं बता दूं कि मेरे ब्रेस्ट बहुत उन्नत नहीं है, और इसके लिए भी बचपन से मैंने बहुत सुना। जैसे आपने कहा ना कि बड़ी जो है तुम तो खूबसूरत हो, तो मैं सुनती रही कि तुम एयर होस्टेस मुंह ये मुंह और मसूर की दाल वाली बात। तो ये चीज जो है, ये आज भी जो है हमारे समाज में बहुत गहरे से बैठा हुआ है। इसको निकालने के लिए जितने भी लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ करके कहूंगी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कि इस क्लच से निकलिए। मैं ये मान के चलती हूँ कि इस ब्रेस्ट आपके शरीर के सारे अंगों, जैसे आंखें छोटी बड़ी होती हैं, वैसे ब्रेस्ट छोटे बड़े होते हैं। तो ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि आंखें खूबसूरत होती हैं तो किसी की नहीं होती हैं, तो किसी की मिचमिची आंखें होती है, तो किसी के ब्रेस्ट खूबसूरत होते हैं, किसी के नहीं होते हैं, खत्म हो गई बात। उसका काम क्या है? उसका काम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हिस्सा लेना, और माँ बनने के बाद बच्चे को फीड कराना। ये उसके 2 मेजर काम है। इस 2 मेजर काम के अलावा, हाँ, चेहरा अच्छा है, बॉडी अच्छी है, खूबसूरत, आप अच्छे से तैयार होते हैं तो अच्छा तो लगता है, ये सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन उसको कंपल्शन बना देना ये नहीं होना चाहिए। इससे हमको निकलने की जरूरत है, ताकि महिलाओं को आप थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस दे सके।
नहीं है कविता अभी भावना। कविता सेठ आपको सैल्यूट दे रही है। हाँ वाह। कविता जी सल्यूट, सल्यूट विभा जी लिख रही हैं। कविता जी बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी आप तो बहुत अच्छा गाती हैं और दीप्ति जी को गाती हैं, कभी हमें भी गा लीजिएगा। बहुत सारे कमेंट हैं विभा, और बहुत लोग तुमको प्रेस कर रहे हैं, और बहुत लोग जो है वो तारीफ कर रहे हैं आपकी, आपके इस हौसले की और इस हिम्मत की। और ये जो बात आपने कही ये बात बहुत बड़ी बात है वाकई। आप जो कह रही हैं क्या है कि स्त्री जब तक अपने आप को पुरुष के नजरिए से देखेगी तब तक नहीं निकल पाएगी। आप जी जो कह रही हैं मतलब अपने आप को अपने नजरिए से जब हम देखना शुरू कर देंगे तो हमें खुद समझ में आ जाएगा कि किस चीज का कितना महत्व है ना। देखिए मैं इसको हमेशा, हाँ सॉरी आप कंप्लीट कर लें फिर मैं इसलिए है आपको सैल्यूट कर रही हैं, आपको सब बहुत बधाई दे रहे हैं, तो हम रुक नहीं पा रहे हैं। अभी तक थैंक यू तो बहुत सारे स्नेहा, थैंक यू। कमेंट। मैं ये अनीता प्रोग्राम खत्म होने, अनीता सिंह कह रही है वाह क्या बात है विभा मैम, ये सब आपको अप्रिशिएट थैंक कर यू रहे निका, हैं तो हमने कहा थैंक यू बता थैंक यू थैंक यू। ये हिम्मत आप सब लोग अपने में लेके आइए, क्योंकि समय, मैं ये मान के चलती हूँ कि समय जो है कब किस समय किसके साथ क्या होगा हम नहीं जानते। आज ही देख लीजिए हम इतने संकट के समय में हैं, लॉकडाउन और कोरोना और फैल रहा है, तो हिम्मत मन से बना करके रखना बहुत जरूरी है। और मैं इसी पे मैं आती हूँ कि जो ये मान के चलते हैं, ये हमें मनवाया जाता है कि ब्रेस्ट हमारे शरीर का सबसे खूबसूरत अंग है। तो मैं सबको, मेरा जो नाटक है पॉपकॉर्न ब्रेस्ट, मैं उसमें ये लोगों से सवाल पूछती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि अगर डॉक्टर आपको जान बचाने के लिए आपको 5 आपके शरीर के 5 अंग बताएं और कहें कि इसमें से जान बचाने के लिए एक अंग काटना है, मैं दीप्ति जी ये सवाल आपके लिए भी छोड़ती हूँ और अपने सारे दर्शकों के लिए भी, कि हमारी 2 आंखें, 1 नाक, 2 दोनों हाथ, 3 दोनों पैर, 4 और ब्रेस्ट, जान बचाने के लिए एक अंग कटवाना है। आप बताइए कि आप किसको कटवाना पसंद, या कोई भी। सही है आपका सवाल। आप आंख कटवाएंगे, नाक कटवाएंगे, हाथ कटवाएंगे, पैर कटवाएंगे या ब्रेस्ट कटवाएंगे? मुझे लगता है कि 99.99% लोग यही कहेंगे कि ठीक है ब्रेस्ट कटवा दीजिए। तो अगर जब ब्रेस्ट कटवाने पे हम राजी हो गए तो सबसे खूबसूरत कैसे हुआ ये? खूबसूरत हो सकता है, सबसे खूबसूरत नहीं हो सकता है। सबसे खूबसूरत तो अंतस होता है बस, उसके अलावा तो सब उसके बाद तो कोला माटी के है। तो आपने इस दौरान में मतलब जब इस प्रोसेस था ये पूरा, जब आपकी कीमो चल रही थी, हाँ एक बात और आप सबको बताना चाहती हूँ, जब इनकी कीमो चल रही थी तो ये इतनी साहसी हैं कि लोग अपने अपना जो रूप नहीं देखना चाहते वो रूप इन्होंने बाल हेयर मतलब पूरे बाल इनके नहीं थे सर पे, पूरे बाल उड़ा दिए थे इन्होंने, कीमो में बाल झड़ते हैं, और उसको फेसबुक की डीपी में लगाए। तो ये हिम्मत ये हौसला विभा रानी ही कर सकती है। हाँ मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि केमो होने के बाद जो फर्स्ट केमो के तीसरे हफ्ते से बाल गिरने लगते हैं, डॉक्टर ने मुझे बता दिया था। मेरे बाल तब इतने बिल्कुल कमर तक थे, तो मैंने जाके बिल्कुल छोटे बाल करवा लिए थे। और जब जब बाल मेरे गिरे तो स्वाभाविक रूप से मैं रोई, क्योंकि बाल के साथ भावनात्मक एक अटैचमेंट होता है, तो मैं रोई। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे हिम्मत दी, मैंने कहा कि मैं बहुत भयानक दिख रही हूँ, तो मेरी बेटी ने कहा तुम अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो, और इसने मुझे बहुत बल दिया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि 2-4 दिन तो मैंने ढके, क्योंकि एकदम से टकला जो है ना, सीधे हवा इधर से लगे तो तो 2-4 दिन तो मैंने ऐसे रखा। लेकिन फिर हमने कहा हमने उसको ऐसे ही रहने, हमने कहा कि कैंसर ने मुझे ये अवसर दिया है कि टकले होकर के टकले होने का 10 महीने का आनंद उठाओ, तो चलो टकले हो जाते हैं, और हो गए। लेकिन तुम वाकई इस फोटो में बहुत खूबसूरत लग रही। हाँ तो उसी समय हाँ वो फोटो वाकई बहुत मतलब एकदम इतना भव्य दिख रही थी तुम इसमें कि हमने बहुत बार देखी है वो फोटो, जूम कर आज भी मेरे जो मैंने सेलिब्रेटिंग कैंसर पेज बनाया है फेसबुक पर, उस पे मैंने जानबूझ करके वो फोटो रखी हुई है ताकि लोग उसको देखें। कि अभी की फोटो मैं लगा दूंगी तो लोग कहेंगे कि ठीक है क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो देखें कि मैं खूब ऐसे आज भी बड़ी बिंदी लगाती हूँ। बड़ी बिंदी के नाम से मेरा फेसबुक पर ग्रुप भी है, तो बड़ी बिंदी, लिपस्टिक,
आईब्रोज वगैरह, क्योंकि बाल तो सब, इवन पलक के बाल भी चले जाते हैं, सर के बाल तो छोड़ दीजिए, भौहें, पलक के बाल सब चले जाते हैं, तो एकदम गुथे हुए आटे की तरह आपका चेहरा हो जाता है। तो हमने उसमें जो है अपने सज धज करके और केमो कराने जाते थे। नर्सें भी बड़ी खुश हो जाती थी कि चलो कोई तो एक सजा धजा चेहरा जो है वो केमोथेरेपी सेंटर में घुस रहा है। तो सब सारी चीजों के सोच के ऊपर है। मैंने तो उसको माना कि ये एक अवसर है अलग अलग चीजों को अनुभव करने का। इतना सुनते आए थे केमोथेरेपी, तो अनुभव कर लिया। इतना सुनते आए थे रेडिएशन, तो रेडिएशन के सेंटर में, रेडिएशन रूम में आप घुस नहीं सकते, वो मनाही है, रिस्ट्रिक्टेड, ओवर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो कोई भी आम आदमी उसमें नहीं घुस सकता सिवाय टेक्नीशियन, डॉक्टर और पेशेंट के। तो मैं उसमें घुस सकी, ये अवसर मुझे मिला, और तब मैं जो है वो कविता लिख भी सकी। क्योंकि अगर मैं रेडिएशन सेंटर नहीं जाती, वो रेडिएशन नहीं लेती, तो मैं कैसे वो कविता लिखती? कीमोथेरेपी सेंटर नहीं जाती तो कैसे वो कविता लिखती? तो अनुभव, मान के चलिए कि हर चीज अनुभव का विस्तार है। अभी हम इस कोरोना काल में जी रहे हैं, ये भी हमारा अनुभव है। हाँ, लेकिन वो देखो, ये जो था पूरा सिलसिला, ये बहुत पेनफुल था दो तरह से। एक ये फिजिकल था ही था, और दूसरा वही हमने कहा कि भावनात्मक रूप से आप कुछ भी कहो, ये आप अब कह रही हो, जब वहां से आप निकल आए हो, ठीक है, आज आप जो है आज ये बात कह रहे हो कि और लोगों को इस बात पे सोचने पे मजबूर कर रहे हो कि आपके शरीर का ये अंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके पहले तक जो एक सोच होती है एक स्त्री की, है ना, तो उस पूरे प्रोसेस से गुजरना, इसमें हिम्मत कहाँ से लाई तुम, हौसला कहाँ से लाई? मैं वही कह रही हूँ ना कि देखिए, जब तक सर पे आपके, हम सभी जिस समाज में रहते हैं उस समाज की कंडीशनिंग से हम, मैं अभी भी कह रही हूँ ना, मुझे अभी भी लोग, अब मैं फिर से अभी भी लोग कहते हैं, या अब ये कि अरे आप ट्रांसजेंडर दिखते हो। अब एक नया भी मैं तुम्हें दे रही हूँ, मैं आज ही अपनी बेटी से कह रही थी कि लोग मुझे कमेंट में, बोले विभाग के कमेंट में आते हैं, आप ट्रांसजेंडर हो क्या? तो हम कहते हैं हाँ भाई हो, जो तुम मान लो वही है। तो चीजें जो है, हम जिस सोशल कंडीशनिंग के साथ बढ़ते हैं, उस सोशल कंडीशनिंग में यस, हमें बता दिया जाता है कि ब्रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चेहरे की खूबसूरती जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम उसके साथ चलते हैं। एक मिनट, हम एक बात कहना चाहेंगे, तुम बहुत खूबसूरत, मालूम है, तुम मतलब इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं है। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपका अंतस, और हमने पहले भी कितनी बार कहा है, मतलब हमें, हाँ, तो आपकी जो खूबसूरती है वो जिन्हें नहीं दिखती वो अंधे हैं। तो मैं वही कह रही हूँ, मैं वही, मेरी बात का, तुमने जो सवाल किया उसका जवाब तुमने खुद दे दिया कि जो अंधे हैं, जो समझ से परे हैं, जिनको लगता है कि औरत का मतलब एक खूबसूरत चेहरा, दो खूबसूरत ब्रेस्ट, एकदम भरी पूरी बाहें, एकदम ऐसी पतली कमर, कनक छड़ी सी कामनी काहे को कटी छीन वाली जो है, अगर वो उस परिभाषा में रहते हैं तो उनके दिमाग का क्या कहा जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा समाज जो है उससे सबसे ज्यादा अभी भी प्रभावित है। तो मैं अगर फिर से, यहाँ आप सारे लोग जो मुझे प्रेज कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आप सबसे ये अपील करूंगी कि इस क्लच से बाहर लोगों को निकालिए, खुद भी निकलिए, बाहर निकालिए कि हम पहले इंसान हैं, हमारे अंदर जान, हमारी जिंदगी सबसे कीमती है, वो सबसे जरूरी है, और वो अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, और हमारे जिस माइथोलॉजी की बात, जिस धर्म की बात कर रहे हैं, उस धर्म ने ही हमें सभी दे दिया, हमें नौ दुर्गा का भी स्वरूप दिया है और काली का भी स्वरूप दिया है। तो अगर हम काली की पूजा करते हैं तो हमें काली लड़की की को क्यों नहीं सराह सकते हैं? सही, बहुत अच्छी बात कही आपने। सरिता जैन बहुत बधाई दे रही है। सरिता जैन हमारे जी। और आप लोगों को बताना चाहूंगी, सरिता जैन जी भी जो है वो कैंसर सर्वाइवर है, और उन्होंने जो है बहुत हिम्मत के साथ, हौसले के साथ इस कष्ट से आगे निकली है, और बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। कभी सरिता जैन से भी मुलाकात करेंगे हम लोग।
बिल्कुल है ना? बिल्कुल उनको बुलाइए, और वो मतलब वो हमसे भी जो है ना वो 10 कदम आगे बिंदास हैं, वो बहुत मजा आएगा उनके साथ बात करके। एक चीज मैं और उसमें ऐड करना चाहूंगी, जो आपने हाँ, सर्वाइवल कहा, कि देखिए मैं जब अब इससे निकली हूँ, मेरा फेसबुक पर सेलिब्रेटिंग कैंसर पेज भी, लोगों ने इस पे भी बहुत ऑब्जेक्शन उठाया कि कैंसर कैसे सेलिब्रेट किया जा सकता है। मेरी एक दोस्त है लतिका बत्रा, दिल्ली में रहती हूँ, वो भी कैंसर अचीवर हैं। अभी मैं उनकी डायरी में उस पे डाल रही हूँ, और मैं उसमें बताना चाहूँ कि मैंने 3 शब्द जो है वो बदले हैं, कि दिमाग, अब आप सबसे अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए। तो मैंने 3 शब्द बदले, कैंसर सर्वाइवर की जगह मैंने कैंसर अचीवर रखा है, कैंसर पेशेंट की जगह मैंने कैंसर फाइटर कहना शुरू किया है, और कैंसर डेथ जो हमें छोड़ के अनफॉर्चुनेटली चले जाते हैं उनको हमने कैंसर वॉरियर कहा है। ये कुछ ऐसे जांबाज शब्द हैं जिनका आप इस्तेमाल करेंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, उन परिवारों को भी अच्छा लगेगा, और वो जो 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 फाइटर्स हैं, जो जिनको हम पेशेंट कहते हैं, मरीज कहते हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और हम जैसे लोग, अभी 7 तारीख को नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स डे था, और मैंने तो उसमें भी मैं पढ़ रही थी किसी डॉक्टर का, वो सारा डिटेल दे रहे हैं कि मतलब पूरे इसमें 25 लाख से करीब जो है लोग डायग्नोज होते हैं, उसमें 12 लाख लोगों का करीब इलाज होता है, 6 लाख के करीब जो है, 12 लाख के या 6 लाख के करीब लोग जो है वो मर जाते हैं। किसी ने उन्होंने ये नहीं कहा कि इतने लाख जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं। मेरा फोकस उस पर है कि जो जी रहे हैं उनकी देखिए। हम अनफॉर्चुनेटली कैंसर में सबसे पहले यही कहने लगते हैं कि हाय हाय बेचारा जो है ये वो चला गया, कोई बचता नहीं है। हम ये कहते हैं हम बैठे हैं ना, हम बचे हुए हैं ना। सरिता जी की चर्चा आपने की है, वो है ना, ढेर सारे लाखों लाख लोग बचे हुए हैं, उनकी बात कीजिए, उनकी जिंदगी की बात कीजिए, और उनके साथ रहिए। इसीलिए तो हम तुम्हारे साथ बैठे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि ये हौसला चाहिए, हम सबको चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता, तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें आप जैसे लोग मिले जिनसे कि हम लोग जान सके। और अच्छा विभा, ये इस दौरान जब आप ये पूरा प्रोसेस था, आपने एक पुस्तक लिखी थी समर्थ कैन, जी, समर्थ समृद्ध और कैन। कैन है, जी समृद्ध, जी है ना? जी जी जी। तो उसकी कोई एक कविता अगर याद हो आपको, सुनाना हाँ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो वो कविता एक तरीके से सिग्नेचर कविता बन गई है। ये समृद्ध कैन जो बाइलिंगुअल है, एक ही जिल्द में, एक ही किताब में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखी हुई कविता है। मैंने हिंदी में लिखी थी और कुछ हमारे दोस्तों ने मिलकर उसको अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट किया। उसकी एक कविता जो है वो मैं उसमें देना चाहूंगी। उसके पहले उसका उद्देश्य भी बता दूं कि क्यों मैंने उसको उस किताब को छपवाया। क्योंकि कैंसर से निकलने के बाद मुझे लगा कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी जान तो बच गई, तो मैं क्या कर सकती हूँ जिससे हम दूसरों की कुछ मदद कर सकें। तो उस किताब से जो सहयोग राशि आती है, और उसके 2 साल के बाद, सर्वाइवल के बाद, मैंने एक और किताब कविता संग्रह निकाला, वो भी बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि जिद है आई मस्ट। और इन दोनों किताबों से जो सहयोग राशि आती है वो मैं कैंसर के इलाज करवाने वाले लोगों के की सहायता में, जो भी हमसे पत्रम पुष्पम होता है, मैं उसको उनको भेजती हूँ, मैं किसी संस्था को नहीं देती। तो यहाँ जो जितने सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि अगर आपकी नजर में कोई वैसे हैं, कोई नीडी हैं, तो आप मुझे उनका जो है उनका उनका प्रिस्क्रिप्शन या जो कुछ है जहाँ से वो ये होता है कि हाँ उनको कैंसर है या कैंसर से का इलाज चल रहा है, तो हम उनको डायरेक्ट जो है वो हम उनको जो भी हमसे बन पड़ता है हम उनको भेज देते हैं। तो आप भी उस हिसाब से हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, तो ये इस किताब को, इन किताबों को निकालने का मकसद ही यही था कि उससे मिलने वाली सहयोग राशि जो किताब की, वो इनके इलाज के लिए या इसके अवेयरनेस कैंपेन जो हम चलाते हैं उसके लिए में वो खर्च हो। तो ये मुझे आपको बताना था। और हमारा सेलिब्रेटिंग कैंसर पेज है, उस पे भी आप जाइए, लाइक करें, शेयर करें, अपनी बातें लिखें, और उस आप हमें कभी भी मुखातिब हमसे आप हो सकते हैं। और अब जो है वो जो 4 लाइन की बहुत छोटी सी कविता है, दोनों में से एक एक किताब, छोटी छोटी कविता मैं बोलना चाहूंगी जिसमें से ये जो समृद्ध कैन से जो है वो कविता है। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है सीना सपाट हो या उभरा, क्या फर्क पड़ता है सीना सपाट हो या उभरा, चेहरा सुंदर हो या बिगड़ा, सर पे घने बाल हो या वो हो गंजा, जिंदगी से बढ़कर खूबसूरत यौवन में और उदास और कुछ नहीं, आओ मनाए जश्न जीवन का, आओ मनाए जश्न। जी क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
बहुत खूबसूरत, बहुत इंस्पायरिंग, बहुत आई ओपनिंग। बहुत लोगों की जिनकी आंखें बंद है ना, आज खुली होंगी तुम्हारी ये जी कविता से। थैंक यू, आई होप सो। और छोटी सी दूसरी उससे जो है कि जिसका मैंने शीर्षक ही दिया है क्योंकि जिद है, तो ये उसका टाइटल जो है वो तो छोटी सी है, और मैं उसको मैं अक्सर मैं गा करके सुनाती हूँ, तो यहाँ मैं हाँ, तुम्हारी प्लीज। तुम्हारी इजाजत से गा करके सुनाना चाहूंगी। अरे प्लीज गाओ, बुलंद आवाज में सुना। जोर हो जबर हो, गाँव हो नगर हो, नाला हो नहर हो, ताल हो लहर हो, जोर हो जबर हो, गाँव हो नगर हो, नाला हो नहर हो, ताल हो लहर हो, आँख की पुतली में जीवन के जहर की बहर हो, आँख की पुतली में जीवन के जहर की बहर हो, क्योंकि जिद है, क्योंकि जिद है, क्योंकि जिद है। क्या बात है, भगवान करे ऐसी जिद सब बांधे, सब इस जिद की ओर जो है सच में ये। अच्छा, एक चीज और भी कहना चाहूंगी मैं, थोड़ा सा अपनी लिबर्टी लेके कह रही हूँ। क्या होता है हमारे जीवन में जितनी वर्जनाएं होती है ना, जितनी रोका टोकी होती है, जितना ये होता है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, जितनी बाधाएं आती हैं, वो एक तरह की उसमें से ऊर्जा निकलती है। वो उस समय नकारात्मक होती है, लेकिन आप उसको संजोते जाइए, संजोते जाइए, संजोते जाइए, तो जब बुरा वक्त आता है ना, तो वो सकारात्मक ऊर्जा बन के ऐसे निकलती है, और इतना है ना, तो सारी की सारी वर्जन है ना, वो तोड़ देती है आपके सारे वो बंधन जो विपत्ति से आते हैं, है ना, उनका सामना करने के लिए वो बिल्कुल एक ऐसा अस्त्र बन जाती है। और विभा ने उसको इस्तेमाल किया है उस तरीके से, है ना विभा? जी, तो ऊर्जा मैं जो तो है ना, मैंने तो ये कहा कि मेरी तो जिंदगी ही पूरी नकारात्मकता से शुरू हुई। अब सोचो ना कि वो शुरू में ही एयर होस्टेस नहीं बन सकती, फलाना नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। मेरे चाचा ने कहा था, जब हम एग्जाम देके आते थे तो पूछते थे कि पास हो जाओगे। अब मुझे कैसे मालूम कि मैं पास होंगी कि नहीं, तो वो सीधे कहते थे, धत तुम लोग क्या पढ़ोगे, तुम लोग क्या पास देखो होगी। ये मेरे जो चीज बहनों ही थे मुझसे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। मेरी जो बहन है, वो जीजा जी थे, वो हमसे इसलिए बात नहीं करते थे कि मैं देखने में सुंदर नहीं थी। वो मुझसे बड़ी बहन जो है वो तुम्हारी तरह गोल मटोल खूबसूरत सी है तो वो उससे बात करते थे, मुझसे बात नहीं करते थे। और मैंने कसम खाई थी चाचा की बात सुन करके कि मैं सबसे ज्यादा पढ़ करके दिखाऊंगी। और इनकी बात सुन करके मैंने कसम खाई थी कि एक दिन आप अपनी इस साली पर गर्व करेंगे, उसके साथ चलने में आपका सीना चौड़ा होगा, 56 इंच का हो जाएगा। और वही हुआ नहीं हुआ, वही कह रहे हैं, वो सारी वर्जनाएं है ना, वो ऊर्जा जो होती है ना, उसको संचित करते रहो तो फिर वो ऐसे निकलती है एकदम पत्थर तोड़ के, और सारी बाधाओं को उस वक्त की जो जितनी जो कठिन वक्त होता है, जो 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 हमारे सामने विपत्ति आती है, उसको एकदम चूर कर देती है, जैसे कि तुमने किया है एकदम। कैंसर तो दूर, तुम्हें देख के कैंसर दूर भागता होगा, मतलब इतनी लाइव पर्सनैलिटी, इतने खुश दिल। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, ये भी हमें पूछना है और सबको बताना भी है कि कीमो के बाद, कैंसर के बाद बॉडी जो है वो हमारी बहुत कमजोर हो जाती है, लेकिन हमने तुमको देखा है, तुम हमेशा हमको बहुत एक्टिव मिली, बहुत एक्टिव मिली। तो ये कैसे तुमने किया? जो दीप्ति आपने जो तुमने जो बात कही ना कि जो नकारात्मकता आप संजो करके और फिर वो जीवन में आपके सकारात्मक रूप में आता है, तो मैं अपने आप को वो वही उस चीज में मानती हूँ कि अपने थॉट को, जो आपको नकारात्मक दुख मिले उनको आप संजोगिए, और संजोग करके उसे कि वो कोयला जो मिला उस कोयले के अंदर आप एक हीरा बनाइए, और जब समय आए उसको तोड़ करके उस हीरे को बाहर निकाल लीजिए। मैंने वही करने की कोशिश की है। इस कैंसर के दौरान भी मैंने यही सोचा कि मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं हंस करके इस पूरे, अब हो गया है,
तो हो गया है तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ सिवाय इसके कि मैं इलाज कराऊं। तो मैंने कुछ जो 4-5 चीजें जो की, जो मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगी, वो ये कि सबसे पहले कि मेरे पास 2 रास्ते थे कि मैं हंस करके इस बीमारी का सामना करूं या रो करके करूं। मैंने ये सोचा कि अगर मैं रोती रहूंगी तो मेरे घर वाले मुस्कुरा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं ही चढ़ बैठूंगी कि मैं इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही हूँ, तुम लोग हाँ ही कर रहे हो। तो लेकिन मैं अगर नॉर्मल रहूंगी, हंसूंगी, तो वो लोग भी हंस बोल सकेंगे, नॉर्मल लाइफ। कैंसर मुझे हुआ है ना, तकलीफ मुझे है, मैं उनको क्यों तकलीफ में डालूं। तो ये मैंने तय किया कि मैं अब बीमारी का, केमो का, रेडिएशन की, उसकी अपनी जो फिजिकल तकलीफ है वो तो है ही, वो तो आपको बुखार होगा उसमें भी बदन में दर्द करेगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। लेकिन मैं मानसिक रूप से किसी के ऊपर डालूंगी नहीं, रोऊंगी नहीं, और वो मैंने करने की कोशिश की। दूसरा जो मैंने ये किया कि कुछ मिथ्स जो है उसको हटाने की कोशिश की। उसमें सबसे पहले मुझे कई लोगों ने कहा कि अरे विभा जी, फलानी जगह जो है ना, वो एक बाबा जो है वो धोनी देते हैं, वो भभूत देते हैं, तो आप वहां चले जाइए। हमारे कई परिचित लोग जो है वो वहां से इलाज करा रहे हैं। और बाद में मुझे पता चला वो सारे परिचित जो है वो इलाज कराते कराते जो है कहीं और चले गए। तो मैंने उसको टाला। मैंने कहा नहीं, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डॉक्टर ने दिया है उसे मुझे पालन करना है। कईयों ने कहा कि अरे ये जो है ना, ये शॉल ओढ़िए, ये दुपट्टे ओढ़िए, तो इससे जो है ये हो जाता है, ध्यान कीजिए। ध्यान और योगा, ध्यान, ये सब बहुत अच्छी चीज है, वो आपको मजबूत करता है, लेकिन उसके भरोसे कैंसर जैसी बीमारी से, या जैसे आज कोरोना जैसी बीमारी से नहीं लड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो घबराइए नहीं, नर्वस मत होइए। रोना आएगा, रो लीजिए फॉर द टाइमिंग, लेकिन रोते मत रहिए। और उसके बाद जो है ठंडे दिमाग से प्लान करके अच्छे डॉक्टर को देखिए। ये नहीं कि हाँ कोई किसी ने कह दिया, 1-2 डॉक्टर से और सलाह लीजिए, सेकंड थर्ड ओपिनियन ले लीजिए। हालांकि मैंने नहीं लिया था, लेकिन सेकंड थर्ड ओपिनियन ले लीजिए। जिस डॉक्टर को, जो आपको बेस्ट डॉक्टर लगता है, उसके पास जाइए, इलाज करवाइए। वो आपको जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देते हैं उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आप जाइए। मुझे कहा गया आप घर से ऑफिस, उन्होंने कहा कि अरे आई नो यू आर योर स्टेज परफॉर्मर। हमने कहा या आई वांट टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। कहा कि अभी नहीं, यू विल रॉक ऑन द स्टेज, दैट आई कैन एश्योर यू। ये डॉक्टर के वर्डिंग्स थे। और लेकिन उन्होंने कहा लेकिन अभी नहीं, आपको अभी घर पे ही रहना है। तो मेरा डेस्टिनेशन सिर्फ घर टू होम टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू होम हो गया था। खाने पीने में उन्होंने कहा कि ये खाना है, ये चीज नहीं खाना है, तो मैंने वो चीज नहीं खाई। और आज तक उन्होंने कहा है, जैसे मुझे उन्होंने कहा है स्पेशली कि आप डालडा और सोयाबीन प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, तो मैं नहीं खाती हूँ। उसी तरीके से उन्होंने मतलब जो ये है कि आप कन्फाइन होकर के रहिए, तो मैं कन्फाइन होकर के रही। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो मैं तो बहुत कुछ लिख करके लाई हूँ कि ताकि मैं कुछ भूल न जाऊं। हाँ, तो किसी ने ये भी कहा कि बहुत सारे मिथ हैं कि जिस औरत को हो गया वो औरत अछूत हो गई। कई केसेस मेरे सामने आए कि लोगों ने महिलाओं को घर से निकाल दिया, या हस्बैंड निकले, तू अब तेरा कैंसर तू रख, मैं तो जाता हूँ, और वो निकल गए। कई ऐसे भी हुए। मेरी पहचान, मतलब मेरे ऑफिस का एक लड़का था, उसने कहा, वो उसकी बहन की टीचर थी, इस लड़के ने अपनी बड़ी बहन मान के उसका इलाज करवाया। इस तरह के भी केसेस होते हैं। मेरे एक दोस्त है कलकत्ता में, वो कैंसर अवेयरनेस कैंप लगवाती है, और उसमें 2-3 केस डिटेक्ट हुए। तो हमारे जो सोशल कंडीशनिंग वाले सब लोग जो है ना, कहा कि देख उसने कैंप किया ना, इसीलिए तुझे कैंसर निकला है, अगर नहीं कराती ना तो कैंसर नहीं निकलता। इस तरह की सोच से निकलने की जरूरत है। अच्छा, एक सवाल है कि कैंसर क्या जेनेटिक भी होता है? जेनेटिक होता है, संभावना होती है? संभावना होती है, आपका कैंसर की हिस्ट्री अगर है तो वो संभावना बढ़ जाती है। जैसे मेरे घर में क्या था, हालांकि उससे ये नहीं होता है कि जिस आपके घर के किसी सदस्य को जो कैंसर हुआ है वो भी आपको ही हो। जैसे मेरे बहुत पहले जो है वो 76-77 में मेरे मामा जी की डेथ कैंसर से, उनको थ्रोट कैंसर हुआ था। मुझसे जो बड़े भाई, मेरे जो सबसे बड़े भाई है, उनका तो मतलब 2010 या 11 में ही जो है वो उनका
उनका उनका टंग कैंसर, जीभ का कैंसर था। मेरी जिठानी है, उनका ब्रेस्ट कैंसर था। लेकिन अब मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो ये मेरी बेटियों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हर डॉक्टर ने ये कहा है कि आफ्टर 30 ईयर्स एवरी ईयर जो है वो मैमोग्राफी जो ये होना चाहिए, और ब्रेस्ट की अपनी सेल्फ चेकिंग जो है वो होनी चाहिए। ये डॉक्टर इवन उसका रिलेशन जो है, क्योंकि अब मेरा कैंसर का एक हिस्ट्री अब हो गया खास करके मेरे लिए, तो मेरी बेटियों के लिए यूट्रस और ब्रेस्ट ये दोनों जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन में रहते हैं। तो ये डॉक्टर का कहना है, मेरा कहना नहीं है, उन्होंने मुझे कहा। और इसलिए मैं यहाँ पर भी सबसे कहूंगी कि अगर वैसा कोई सिचुएशन है, तो एक तो कैंसर के बाद भी मैं अभी भी अपना सेल्फ चेकअप करती रहती हूँ, और मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता है तो मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ। तो आप भी जो है, जितनी महिलाएं हैं वो अपने सेल्फ चेकअप करते रहिए। दूसरी चीज, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि हम लोग बड़े ऐसे तो दिन रात जो है ना माँ बहन की करते रहते हैं, लेकिन ऐसे बोलने में बड़े सकुचाते हैं। हाय 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 कैसे बोलूंगी कि मैं ब्रेस्ट है, हाय कैसे मैं बोलूंगी कि यूट्रस है। शब्दों को बोलने में सकुचाइए नहीं, क्योंकि वो वहाँ डॉक्टर जो है, वो डॉक्टर आपका ब्रेस्ट नहीं देखेगा, वो ब्रेस्ट में क्या बीमारी है वो देखेगा। डॉक्टर आपका यूट्रस नहीं देखेगा, वो यूट्रस में क्या बीमारी है वो देखेगा। तो जैसे अर्जुन के तीर की आंख के जो लक्ष्य जो है ना पुतली, तो डॉक्टर का उद्देश्य केवल पुतली देखना होता है। तो इसलिए जो है इन सब चीजों से बचिए, और शब्दों के इस्तेमाल में जो है जहाँ जरूरत है वहां झिझकिए मत, और इसका इस्तेमाल करिए, और तब आप उनसे थोड़े से कंफर्टेबल फील होंगे, और आप डॉक्टर को अच्छी तरीके से बता पाएंगे। ये सब मैंने अपने अनुभव से सीखा है, नहीं तो हम भी वैसे ही संकोचित है। तुमने कहा ही कि जब सर पे पड़ती है, तो लेकिन अब सर पे पड़ी, मैंने वो अनुभव लिया, तो उस अनुभव से मैं चाहती हूँ कि दूसरे भी जो है उससे लाभान्वित हों। विभा, तुम आई और तुमने इतनी मतलब जानकारी जो दी, वो जानकारी नहीं है, डॉक्टर से भी मिल जाती है जानकारियां, लेकिन जो अपने अनुभव आपने शेयर किए और लोगों तक बताया, भाई बहुत सारे आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं विभा, और सब आपको सैल्यूट कर रहे हैं, सब आपको प्रणाम कर रहे हैं, सब आपको थैंक्स कह रहे हैं। और हम लोग चलते चलते एक छोटी सी कोई और कविता अगर तुम सुनाना चाहो। हाँ मैं सुनाऊंगी, लेकिन चलते चलते मैं दो चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगी, खास करके जो कैंसर से अगर जूझ रहे हैं, और खास करके महिलाएं, कि उसमें दो चीज जो हमें जो डॉक्टर ने बताया था कि डायरेक्ट हीट से बचें। तो महिलाएं जो, हम घर के पुरुष हम ये मान के चलते हैं कि महिलाएं खाना नहीं बनाएंगे तो हम खाएंगे कैसे, तो केमो करा के आती हैं और खाना बनाने लग जाती हैं, और इसकी वजह से केसेस बहुत बिगड़ते हैं। तो डॉक्टर का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है कि आप चूल्हे के पास, बेचारे डॉक्टर कह देते हैं कि उनको भी मालूम है कि हिंदुस्तानी घर कैसा होता है, तो कहते हैं लेकिन 1 घंटे से ज्यादा चूल्हे के पास मत रहिएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप डायरेक्ट ही जलते चूल्हे के पास या गर्म किचन में जो है खाना वाना बन गया है, तो वैसे किचन में आप ना जाएं, आप बाहर के काम करें। और उसके बाद जो है ना कि वो उसका आप ख्याल रखें, डायरेक्ट सन में ना जाए, सूरज में ना जाए, बाहर के खाने से बचें। उन्होंने तो पानी के लिए भी उन्होंने कहा था कि मैं बाहर के बॉटल वाटर आप मत पीजिए, आरओ वाटर लीजिए, उसको उबालिए और फिर उसको पीजिए। तो ये सब चीजें जो है मैं बताना चाहूंगी कि ये जरूर कि महिलाएं कम से कम, अगर जो जिनका केमो चल रहा है, रेडिएशन चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बदन में इतना हीट है केमो और रेडिएशन की वजह से, हाँ बहुत इतना हीट होता है कि मतलब मैं कह नहीं सकती, उसको बयान करना मेरा यहाँ उद्देश्य नहीं है, लेकिन बहुत आपकी बॉडी जो है, और केमो है जो आपके गुड सेल्स को भी मारता है, तो आपको आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को कम कर देता है, एकदम कम कर देता है। और बाद में भी अभी भी मेरा इम्यून सिस्टम वो नहीं है, मैं ब्लड अब हम खास उसकी कैटेगरी के आगे, मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकती, तो थैंक एक बार मैंने कर लिया था तो मन को थोड़ा संतोष है। तो अब आप एक फ्रिजाइल चीज हो गए हैं, तो फ्रिजाइल को आप हैंडल विद केयर जो है वो आप कीजिए, ये मैं बताना चाहूंगी। और एक छोटी सी कविता जो लोगों को पसंद आती है वो है गाजर हलवा। आपने सुना है कि नहीं, शायद सुना होगा। औरत जब खुश होती है, जैसे आज मैं बहुत खुश हूं, तो गाजर हलवा बनाती है। औरत जब खुश होती है तब गाजर हलवा बनाती है। औरत जब दुखी होती है तब भी गाजर हलवा बनाती है। औरत जब नाराज होती है तब भी गाजर हलवा बनाती है। औरत जब बीमार होती है तब भी गाजर हलवा बनाती है।
औरत गाजर हलवा क्यों बनाती है? औरत गाजर हलवा क्यों बनाती है? क्योंकि औरत औरत है। क्योंकि औरत औरत है। औरत का तन तन नहीं है। औरत का मन मन नहीं है। औरत फिर क्या है? औरत फिर क्या है? तो औरत एक मशीन है। औरत एक मशीन है और मशीन गाने नहीं सुनता, मशीन ताने नहीं सुनता, मशीन खुश नहीं होता, मशीन दुखी नहीं होता, मशीन नाराज नहीं होता, मशीन बीमार नहीं होता और औरत मशीन ना बने इसी कोशिश में औरत दिन रात गाजर हलवा बनाती रहती है। औरत दिन रात गाजर हलवा बनाती रहती है। क्या बात। बल्कि मैं तो चाहूंगी कि चलते चलते तुम भी एक कविता सुना दो। देखो ओपन बुक चेतन का जो ये है प्लेटफॉर्म जिससे हम लोग कह रहा है वन ऑफ द बेस्ट शो। ओह थैंक यू चेतन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे यार हम क्या सुना, गाने तो तुमने सुना दिया, अब हम इसमें डूब गए हैं। और इससे विभा तुम आई, सच में हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा यूं नहीं कि अच्छा शब्द बहुत छोटा सा है, लाभान्वित हुए ये भी छोटा सा है, तुम्हें आभार दें ये भी छोटी सी बात है। नहीं वो तो मत दो। तुम्हें बहुत सारा थैंक यू और थैंक यू और हग हग आभासी हग। थैंक और यू मेरी विभा। तरफ से भी हाँ, और सबको आप सबको प्रणाम। हम लोग अब आप सबसे विदा चाहेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के नहीं पढ़ पाई हूँ क्योंकि वही है कि मेरी भी दृष्टि जो है वो अर्जुन की तरह मछली की आंख पे रहती है। मुझे लगता है विभा से कोई कन्वर्सेशन छूट ना जाए, कोई पहलू ऐसा ना हो जो रह जाए, तो इसलिए बातों में वक्त निकल जाता है। आपके कमेंट्स मैं ले नहीं पाती हूँ। पर्सनली हम भी और विभा भी आप लोग को जवाब देंगे। और बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत हमारी तरफ से भी धन्यवाद। आप सबका भी, दीप्ति आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन जो पिछले जो पर्दे के पीछे से हम सबको संचालित कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जितने लोग आए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्यार आप लोगों को, बहुत बहुत आभार। और एक बार फिर से बस बने रहिए। आप हैं तो हम हैं, हम हमेशा कहते हैं अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और दीप्ति बहुत बहुत प्यार तुम्हें। थैंक यू।